हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राघवेंद्र शर्मा और स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल जीएस अपग्रेड एकेडमी पर। चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों के बारे में क्या है हमने अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम अभिलेखों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने देखा था कि जो हमारे अभिलेख हैं, जैसे हमने बोगाज कोई अभिलेख के बारे में बात की थी, जैसे हमने बोगाज कोई अभिलेख के बारे में बात की थी। यहाँ पे हम 5 मिनट थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जैसे हमने बोगाज कोई अभिलेख से बात की, यह कहां से मिल रहा है? यह पश्चिम एशिया से मिल रहा है। यह पश्चिम एशिया से मिल रहा है। इस जानकारी क्या मिल रही है? इससे आर्यों की जानकारी मिल रही है। इससे क्या जानकारी मिल रही है? इससे आर्यों की जानकारी मिल रही है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? बीकलर के द्वारा की गई थी। बीकलर के द्वारा की गई थी। यह जो अभिलेख है वो 1400 ईसा पूर्व के पुराना है और इससे क्या है? वैदिक देवताओं की जानकारी मिल रही है। वैदिक देवताओं की जानकारी मिल रही है। तो हमने बोगाज कोई अभिलेख के बारे में बहुत सारा डिटेल पढ़ा था। फिर हमने देखा था दोस्तों एक कच्छी अभिलेख के बारे में देखा था। हमने कच्छी अभिलेख के बारे में डिस्कस किया था कि कच्छी अभिलेख क्या है। दोस्तों आपको यहाँ क्या है, थोड़ा करेक्शन करना है। मैंने जो आपको ईरान लिखाया था वो यह अभिलेख है वो ईरान में नहीं है, बल्कि कहाँ है? इराक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, आप इसको क्या कर लेंगे? करेक्शन कर लेंगे। यानी जो कच्छी अभिलेख है वो कहाँ से मिल रहा है? इराक से मिल रहा है। और यह जानकारी क्या दे रहा है कि ये जो आर्य लोग हैं वो पूर्व की ओर बढ़ गए हैं। क्या जानकारी दे रहा है? जो आर्य लोग हैं वो पूर्व की ओर क्या है? बढ़ गए हैं, है ना। तो फिर हमने कच्छी अभिलेख के बारे में देख लिया था। फिर हमने देखा था कि जो एंशियंट जो भारत में जो प्राचीनतम अभिलेख हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अभिलेखों के हमने प्रकार के बारे में डिस्कस किया था कि कुछ अभिलेख राजाज्ञा प्रकार के हैं, जो राजाओं के द्वारा आज्ञा के द्वारा क्या है? प्रतिस्थापित किए जा रहे हैं। कुछ अभिलेख दानपत्र प्रकार के हैं, कुछ भूमि दान दी जा रही है। जैसे सातवाहन में जो सातवाहन शासक हैं जो भूमि दान कर रहे हैं तो उनका अभिलेख मिलता है, नाना घाट अभिलेख मिलता है। कुछ अभिलेख प्रशस्ति अभिलेख है जो प्रशंसा के द्वारा लिखे गए अभिलेख हैं, जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। तो ये अभिलेखों के क्या थे? एक प्रकार थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हम देख लेते हैं, अगर हम प्राचीनतम अभिलेख के बारे में बात करें तो पेपर हवा का हमने क्या है? अभिलेख देखा था, जो क्या है? कलश टाइप का अभिलेख है जिसमें महात्मा बुद्ध की क्या है? अस्थियां रखी गई, तो वो अभिलेख देखा था। फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य का सोहगरा का अभिलेख देखा था, जिसमें चंद्रगुप्त अकाल के समय क्या है? प्रजा को राहत देने का काम कर रहे हैं, यानी अनाज वितरण का काम कर रहे हैं। तो हमने क्या है? उस समय मौर्यवंश की जानकारी सोहगरा का अभिलेख दे रहा है। ऐसी महास्थान का अभिलेख भी, ये भी क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का है। फिर हमने देखा था कि अगर हम देखें यथावत रूप से भारत में जो अभिलेख मिल रहा है वो तो अशोक के मिल रहा है, लेकिन इससे पहले भी तो अभिलेख जारी हो चुके हैं ना। जैसे हमने बताया अभी पेपराहवा का अभिलेख है, चंद्रगुप्त मौर्य का अभिलेख है ना। ऐसे ही और भी अभिलेख यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसे स्कंदगुप्त का जूनागढ़ भीतरी स्तंभ लेख, खारवेल का हाथी गुम्फा लेख भी अभिलेख मिल रहा है, जो पहला तिथि रखित अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख। और यह क्या है? इस अभिलेख में पहली बार भारतवर्ष का क्या है? जिक्र मिलता है। फिर हम देख लेते हैं एहुल अभिलेख के बारे में देख लेते हैं, जिसमें पुलकेशन द्वितीय और कन्नौज के जो शासक हैं हर्षवर्धन, इन दोनों के युद्ध का वर्णन मिलता है। और उस समय कन्नौज है वो उत्तर भारत का क्या है? बेहतरीन मतलब सबसे शक्तिशाली क्या है? साम्राज्य है, सबसे समृद्ध आर्थिक स्थिति में वो है। तो उस कन्नौज का भी हमें क्या है? वर्णन मिल रहा है। हम देख लेते हैं कि जो मंदसौर अभिलेख है वो यशोवर्मन का है, और उस अभिलेख से हमें कहीं ना कहीं रेशम बुनकरों की जानकारी मिल रही है। उस समय के व्यापार के बारे में यह हमें जो मंदसौर अभिलेख है वो क्या है? भरपूर मात्रा में जानकारी दे रहा है। तो हमें मंदसौर अभिलेख के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। फिर दोस्तों आपको याद होगा कि हमने और अभिलेखों के बारे में ही बताया था। हमने जो तोरमाड़ शासक थे, है ना, तोरमाड़ शासक था, तो उसके बारे में बताया था कि उसके जो 12 जो प्रतिमा थी उस पर भी उसका क्या मिलता है? अभिलेख मिलता है। तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बताया था कि एरन में एक अभिलेख मिल रहा है, यूनानी शासक का एक राजदूत है हेलियोडोरस, और वह भी क्या है? अपना अभिलेख जारी कर रहा है, जिससे भागवत धर्म के होने का प्रमाण मिलता है। तो दोस्तों हमने कहीं ना कहीं एंशिएंट हिस्ट्री को समझने के लिए जो सोर्सेस थे, हमने उन सब सोर्सेस को क्या है? कवर कर लिया, और वह हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका है। आज का जो चैप्टर है वह है हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज हमको बहुत सारा अध्ययन करना है, और इस सिंधु घाटी सभ्यता पर दोस्तों हमारे 5 से 6 लेक्चर होंगे, हो सकता है 7 लेक्चर
भी हो जाए। तो यहाँ पर सिंधु घाटी जो सभ्यता है हम यहाँ पर काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं दोस्तों। आप यहाँ से मेंस में भी आप सीधे के सीधे पॉइंट उठा के आप डाल सकते हो, है ना। तो हम लोग इतना डिटेल से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जिससे आपके सारे के सारे जो एग्जाम है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। दोस्तों जब हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। क्या है दोस्तों? यह विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों जब हम प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं, जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो जब सिंधु सभ्यता की खोज नहीं होती, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की क्या है डिस्कवरी नहीं होती, तो उस समय जो भारत का इतिहास था वो वैदिक सभ्यता से स्टार्ट माना जाता था। कहां से माना जाता था? वैदिक सभ्यता से स्टार्ट माना जाता था। यानी जो भारत का जो इतिहास था वो वैदिक सभ्यता से स्टार्ट होता था। कहां से स्टार्ट होता था? वैदिक सभ्यता से स्टार्ट होता था, क्योंकि उस समय इंडस वैली जो इंडस वैली सिविलाइजेशन उस समय क्या है अस्तित्व में नहीं थी, उसकी क्या है जानकारी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वैदिक सिंधु सभ्यता की जानकारी मिलती है और इसका जो मतलब इतिहास सामने आता है, इसकी जो सभ्यता सामने आती है, तो कहीं ना कहीं फिर भारत का जो इतिहास है वो लगभग सालों पीछे चला जाता है। क्या है? लगभग सालों पीछे चला जाता है। तो अब भारत का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। और जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास सामने आता है तो भारत की जो सभ्यता है, यानी जो भारत की सभ्यता है वो मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, यानी सिंधु सभ्यता। जैसे ही हम सिंधु सभ्यता की खोज होती है तो जो सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, चाहे मिस्र की वो हो सुमेरियन सभ्यता हो, मेसोपोटामिया सभ्यता हो या चीन की सभ्यता हो, तो सिंधु सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और सिंधु सभ्यता का इतिहास उतना ही गौरवपूर्ण इतिहास है, उतनी ही गौरवपूर्ण क्या है सभ्यता है जो चीन की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है या सुमेरियन सभ्यता है। दोस्तों यह बहुत ही प्राचीन सभ्यता है और समृद्ध सभ्यता है। दोस्तों यह सभ्यता का जो इतिहास है वो गजब का है। आज जो चीजें हम देख रहे हैं वो है उस जमाने में भी यहाँ थी। आप पक्की सड़कें देख रहे हैं या स्विमिंग पूल देख रहे हैं। आज हम लोग जो अन्न जमा कर देते हैं वेयर हाउस, या यह उस जमाने में अन्नागार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर गजब का नगरीय सिस्टम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम साइंस भी देख लेंगे, है ना। यहाँ पर हम आर्किटेक्ट भी देख लेंगे। यहाँ पर यानी सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर विदेशी व्यापार देख लेंगे, जो आज देखें वर्तमान स्थिति में जो वैदिक संबंधित है भारत के, वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। हिंदू रीति रिवाज भी हमें यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, श्रृंगार के साधन भी हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं भवन निर्माण की कला भी हमें यहाँ से यहाँ 4000 साल पहले हमें देखने को मिल रही है। तो जो सिंधु सभ्यता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसका क्या करते हैं, सिंधु सभ्यता का क्रमबद्ध रूप से क्या कर लेते हैं, हम इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता। दोस्तों जो सभ्यता है इसकी खोजने का कार्य, जो खोजने का कार्य है वो एक विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों इसका काम क्या है, पुरातत्व में इसका काम क्या है? तो दोस्तों पुरातत्व से संबंधित ही यह कार्य है इसका महत्वपूर्ण। और यह काम क्या करता है कि पुरातात्विक स्थलों की खोज करता है, पुरातात्विक स्थलों की खोज करता है,
भवनों की खोज करता है, स्मारकों की खोज करता है। तो यह इन सब का क्या है, यह पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या है, यह काम है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम कार्य देख लेते हैं कि इसका जो कार्य है पुरातत्व संबंधी, दूसरा स्थलों की खोज, प्राचीन स्मारक का संरक्षण। तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या है, एक महत्वपूर्ण कार्य। यानी यह क्या करेगा, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी जो भी खुदाइयों से जो भी सामग्री प्राप्त हो गई एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तो यह क्या है, सब उनकी जो भी मतलब इसका कार्य है वो पुरातत्व संबंधी का है। यानी जितने भी उत्खनन होगा यह सब कराएगा और उसके बारे में खोज करेगा कि यह किस काल की है, क्या क्या इस सभ्यता के मायने हैं। तो यह सब किसका काम है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का काम। दूसरा, यह नए नए स्थलों की खोज करेगा, नए नए जगहों की खोज करेगा जो इतिहास से रिलेटिव होंगी, तो यह इसका काम है। तीसरा, यह प्राचीन स्मारकों का संरक्षण करेगा। जैसे मान लो हमारा जो आगरा का किला है या ताजमहल है, दिल्ली का किला है, तो यह सब क्या है, प्राचीन स्मारक हैं। इनके स्मारकों की डेंटिंग पेंटिंग कराने का कार्य भी क्या है, इसी के अंदर। यानी इनको संरक्षण यानी इनको सुरक्षा देने का कार्य क्या करेगा, यही करेगा। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का क्या है, यह कार्य। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इसी विभाग के द्वारा ही यह सभ्यता की खोज की गई है। किसकी खोज की गई, इसी विभाग के द्वारा ही इस सभ्यता की खोज की गई। दोस्तों हम बात करते हैं 1861 की, हम बात करते हैं 1861 की। और 1861 में एक वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। 1861 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कैनिंग है। और लॉर्ड कैनिंग के समय में ही महत्वपूर्ण सैन्य अभियंता एक व्यक्ति हुए और उन व्यक्ति का जो नाम है वह है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम यानी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में एक सैन्य अभियंता है अलेक्जेंडर कनिंघम। और अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में ही कहीं ना कहीं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या हो रही है, स्थापना हो रही है। यानी यह अपने प्रयासों से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की क्या है, स्थापना हो रही है इनके प्रयासों से। इसलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है ना, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। क्या कहा जाता है इन्हें, भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर। यह दोस्तों क्वेश्चन में, पीएससी क्वेश्चन में यह आया हुआ भी क्या है, क्वेश्चन है। पीएससी में जो क्वेश्चन आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन अलेक्जेंडर कनिंघम का है कि भारतीय पुरातत्व का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है दोस्तों। लेकिन यह जो विभाग बना, यह धन की कमी के कारण यह क्या है, बंद कर दिया गया। यानी 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो बन रहा है लॉर्ड कैनिंग के समय, इस समय फंड की कमी है, इस समय वित्त की कमी है। और जब यह वित्त की कमी होती है और यह डिपार्टमेंट धन की कमी से जूझता है, तो यह जो डिपार्टमेंट है ये बंद कर दिया जाता है। यानी यह जो विभाग है यह बंद कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, 10 सालों बाद यानी 1861 के 10 सालों बाद 1871 में एक नेक्स्ट वायसराय आते हैं और उन वायसराय का नाम है लॉर्ड मेयो। यानी 1871 में लॉर्ड मेयो आते हैं और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इस विभाग की स्थापना पुनः की जाती है। यानी भारतीय
सर्वेक्षण, सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, इसकी जो स्थापना है वो पुनः की जाती है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो दोबारा से फिर वही अलेक्जेंडर कनिंघम साहब बनाए जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम साहब बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो अलेक्जेंडर कनिंघम साहब बनाए जाते हैं फिर इसके बाद क्या होता है आप देखेंगे 1900 फिर आगे चलकर 1904 में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वायसराय आते हैं और उनका नाम है लॉर्ड कर्जन। उनका नाम क्या है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों इनकी शासनकाल में एक महत्वपूर्ण अधिनियम पारित होता है और वह अधिनियम है प्राचीन स्मारक प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम। और जैसे ही यह अधिनियम पारित होता है कर्जन के समय में तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को अब यह स्थायी विभाग बना देता है। अब यह क्या बना देता है? परमानेंट डिपार्टमेंट की क्या है स्थापना सी तरह से हो जाती है। तो किसके समय में हो रही है? लॉर्ड कर्जन के समय में 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम के तहत। और इस समय जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक हैं जॉन मार्शल बनाए जाते हैं। जॉन मार्शल बनाए जाते हैं। जॉन मार्शल बनाए जाते हैं और इन्हीं के नेतृत्व में 1921 में हड़प्पा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। दयाराम साहनी के द्वारा की गई। तो दोस्तों यह तो है पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की एक कहानी। अब हम देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में। ठीक है दोस्तों, अब हम सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी यहां पर बताया कि जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी एक व्यक्ति आते हैं और वह हड़प्पा नामक स्थल की खोज करते हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है ना। यानी प्रथम नाम इन्हीं का है जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या है बता रहे हैं। दोस्तों अब हम सिंधु सभ्यता की खोज के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में देख लेते हैं तो दयाराम साहनी से पहले 1826 में एक व्यक्ति हुए और उनका नाम है चार्ल्स मेनन। उनका नाम क्या है? चार्ल्स मेनन। तो हम देख लेते हैं 1826 की हम बात करते हैं। 1826 की हम बात करते हैं और यहां पर एक व्यक्ति हो रहे हैं और उनका नाम है चार्ल्स मेनन। उनका नाम क्या है? चार्ल्स मेनन है। और यह जानकारी दे रहे हैं और इन्होंने क्या देखा कि गांव के एक टीले में, गांव के एक टीले में, और यह टीला कहां है यह देखेंगे। यह टीला है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला या वर्तमान में साहिवाल जिला या मोंटगोमरी जिला। तो 1826 में चार्ल्स मेनन नाम के एक व्यक्ति है और वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले, वर्तमान में साहिवाल जिले और उस समय में पाकिस्तान की मोंटगोमरी जिला में कि गांव में एक टीला का वो भ्रमण कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और उस टीले में वो पाते हैं कि इस टीले में कहीं ना कहीं किसी सभ्यता के क्या है अवशेष हैं।
किसी सभ्यता के क्या है, अवशेष है। लेकिन वह क्या बताते हैं कि यह सभ्यता इस टीले में सिकंदर या पोरस की युद्ध संबंधी क्या हो सकते हैं, अवशेष हो सकते हैं। यानी उस समय 321 ईसा पूर्व में जो सिकंदर, विश्व विजेता सिकंदर और जो पंजाब के जो शासक थे, पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था, उसके कहीं ना कहीं अवशेष हो सकते हैं। लेकिन क्यों हो सकते हैं, लेकिन यह सिंधु घाटी सभ्यता के से बिल्कुल क्या है, अपरिचित हैं। कौन है, चार्ल्स मेनन है। तो यह तो जानकारी कौन दे रहे हैं, सबसे पहले कि किसी ना किसी सभ्यता के यहाँ अवशेष हैं, और यह जानकारी कौन दे रहे हैं, यह जो जानकारी है वो चार्ल्स मेनन साहब दे रहे हैं। फिर देखेंगे 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब आते हैं, और यह कनिंघम साहब इस टीले का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं। यानी ये आते हैं और टीले का क्या कर रहे हैं, यह निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने इस सभ्यता के महत्व को नहीं समझा, और कहीं ना कहीं इन्होंने क्या कर दिया, इसके महत्व को क्या है, अस्वीकार कर दिया। इसके महत्व को क्या है, अस्वीकार कर दिया। यानी इस पर कोई उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इन्होंने क्या है, ध्यान ही नहीं दिया। फिर 1853 के बाद बात आती है 1856 की। बात कब आती है, 1856 की आती है। और 1856 में आप देखेंगे दोस्तों कि डलहौजी के समय में क्या है, रेलवे का विकास हो रहा है। और आप देखेंगे 1856 में, आप देखेंगे 1856 में कराची से लाहौर के लिए रेलवे ट्रैक का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। 1856 में कराची से लाहौर जाने के लिए क्या है, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। यानी रेल की जो पटरी है वो बिछाई जा रही है, और उसके लिए कहीं ना कहीं कच्चा माल चाहिए। यानी उसके लिए कुछ आवश्यक चीजें चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो यहां पर दो इंजीनियर हैं, जॉन ब्रंटन और एवं विलियम ब्रंटन। इन दो इंजीनियरों ने क्या किया कि जो टीला था, इस टीले को क्या है, यह टीला क्या है, बीच में आ रहा था। तो इस टीले को क्या है, इन्होंने क्या है, खोदना स्टार्ट किया। और जैसे ही खोदना स्टार्ट किया तो उसमें से क्या है, ईंटें निकलना स्टार्ट हो गई। उस टीले में से क्या है, ईंटें निकलना स्टार्ट हो गई। और जैसे ही ईंटें निकलना स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या है, इन ईंटों का जो प्रयोग है कहीं ना कहीं इस रेलवे ट्रैक के निर्माण में क्या है, करने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो दो इंजीनियर हैं, यह भी इस सभ्यता के अस्तित्व से क्या है, यह भी क्या है, अनभिज्ञ। इन्हें भी नहीं पता है कि जो हम ईंटों का जो प्रयोग कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं बहुत ही विश्व की सबसे विकसित व्यवस्थाओं में से एक है, जिनका ईंटों का प्रयोग हम रेलवे लाइन के क्या है, निर्माण में कर रहे हैं। तो यह भी क्या परिचित है। अब इन्होंने रेलवे लाइन के लिए ईंटों का प्रयोग किया, और लगभग क्या है, रेलवे ट्रैक का जो निर्माण है वह पूरा हो चुका है। पूरा हो चुका है। अब खबर फैल गई है कि एक टीला है जिसमें से ईंटों का बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं, और पूरी कहीं ना कहीं जो रेलवे लाइन है वो ट्रैक कंप्लीट हो चुका है। तो एक बात उजागर हो गई है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी सभ्यता के यहाँ अवशेष अब जरूर है। तो फिर क्या होता है कि आप देखेंगे 71 में कनिंघम साहब फिर आते हैं। कनिंघम साहब इस टीले का परीक्षण और निरीक्षण करने के लिए फिर आते हैं। और कनिंघम साहब को आप देखेंगे यहां से मृद भांड मिल रहा है। यहां से मृद भांड यानी मिट्टी का बर्तन यहां से मिल रहा है। यहां से एक मोहर मिल रही है।
यहां से एक मोहर मिल रही है और उस मोहर पर एक बैल की आकृति छपी है। बैल की क्या है, आकृति अंकित है। लेकिन यह जो कनिघम साहब हैं इस मोहर को क्या मान लेते हैं, इस मोहर को मान लेते हैं कि यह जो मोहर है यह विदेशी है। यह मोहर क्या है, विदेशी है। फिर भी यह दोबारा इस सभ्यता के महत्व को क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं और इस सभ्यता पर क्या है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। जबकि इनको साक्ष्य मिल चुके हैं, इनको साक्ष्य मिल रहा है कि यह मृतभांड मिल रहा है। यहाँ पर ईंटें तो मिल ही रही हैं, यहाँ पर अब मृतभांड मिल रहा है, यहाँ पर मोहरें भी मिल रही हैं और यहाँ पर मोहर पर क्या मिल रही है, बैल की आकृति वाली मोहर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं सभ्यता के प्रमाण तो इनको मिल गए हैं, लेकिन फिर भी यह क्या कर रहे हैं, उस सभ्यता के महत्व को अस्वीकार कर देते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उस मोहर को क्या मान लेते हैं कि यह विदेशी है और इसके बाद यह जहां से चले जाते हैं। फिर दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था 1904 में प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम क्या है, पारित हो रहा है और उस समय इस विभाग की क्या है, जो निदेशक हैं वह जॉन मार्शल को बनाए जाते हैं और जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही एक व्यक्ति आते हैं, यानी जॉन 1921 में, बात है 1921 की। और जॉन मार्शल के निर्देशक में इस टीले का क्या है, निरीक्षण किया जाता है। इस टीले का क्या है, निरीक्षण किया जाता है और उस समय एक व्यक्ति आते हैं और उनका नाम है दयाराम साहनी। और जो दयाराम साहनी है, इन्होंने क्या किया, इस टीले का अध्ययन किया, निरीक्षण किया, तो इन्होंने पाया, इन्होंने बहुत सी चीजों के यहाँ अवशेष मिल रहे हैं। इन्होंने उत्खनन कार्य कराया, उसको और खुदाई की, उसकी लंबवत खुदाई की, तो इन्होंने देखा कि उस सभ्यता से मृदभांड मिल रहे हैं, मुहरें मिल रही हैं और भी वहां पर साक्ष्य मिल रहे हैं। तो यहां पर देखा कि यह तो किसी सभ्यता के अवशेष हैं। यह क्या है, किसी सभ्यता के अवशेष है और वह जो स्थान था वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिला, वर्तमान में साहिवाल जिला। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या है, एक महत्वपूर्ण खोज की और जो उन्होंने खोज की वह क्या है, हड़प्पा नामक स्थान था। यह क्या है, हड़प्पा नामक स्थान। तो जब इन्होंने हड़प्पा नामक स्थान की खोज की तो इन्हीं की जो खोज की गई, इन्हीं की खोज के आधार पर सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं 1922 की। 1922 में एक व्यक्ति और आते हैं और उनका नाम है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी। और ये भाई साहब भी क्या कर रहे हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट भी इनका क्या है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी स्थलों की खोज करना। तो ये भाई साहब भी आ रहे हैं राखलदास बनर्जी और यह भी क्या कर रहे हैं, यह भी क्या है, निरीक्षण कर रहे हैं। और इन्होंने क्या है, हड़प्पा से कुछ अलग टीले का क्या अध्ययन किया और वह जैसे ही टीलों का अध्ययन किया तो इन्होंने भी क्या है, उत्खनन कार्य कराया और जैसे ही इन्होंने उत्खनन कार्य कराया तो सेम हड़प्पा सभ्यता की जैसे ही चीजें यहां से निकलना स्टार्ट हुई तो इन्होंने पाया भैया जो हड़प्पा सभ्यता थी यहाँ भी सभ्यता थी और जो हम इस टीले का जो हमने उत्खनन कराया यहाँ भी किसी ना किसी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो इन्होंने देखा पंजाब की सिंध प्रांत में, यानी पंजाब की सिंध प्रांत में लरकाना जिला में एक खोज की, टीले की खोज की, जिसे मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, राखलदास बनर्जी ने की। कब की, 1922 में की। मोहनजोदड़ो का जो नाम वो क्या है, मृतकों का टीला।
तो दोस्तों यह अब हमारी क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता अस्तित्व में आ चुकी है। यानी हम किसी सभ्यता से क्या है अब पूर्ण तरीके से परिचित होना धीरे धीरे क्या है स्टार्ट हो गए हैं। यानी हमें यह आभास हो गया, यह हमें पता चल गया है कि अब यहाँ कहीं ना कहीं सभ्यता के जो अवशेष हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं सभ्यता रही होगी। और जो सभ्यता के अवशेष मिल रहे हैं उस दिशा में एक अनुमान लगा मतलब ऐसा लगा उस समय कि बिल्कुल यह पूर्ण तरीके से विकसित सभ्यता होगी। लेकिन जैसे ही उत्खनन का काम धीरे धीरे डीपली होता गया तो हमें चीजें क्या है उजागर होती गई कि वाकई जो हम सभ्यता का एक अनुमान लगाएं कि विकसित हो गई, यह होगी नहीं, है पूर्णतः विकसित अवस्था में थी और यह विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी सिंधु सभ्यता का अब क्या हो गया, खोज हो गई है, यहाँ पर डिस्कवरी हो गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नामकरण की कि सिंधु सभ्यता कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जैसे ही 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की। दोस्तों हम बात करेंगे कि जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है, आप यहां से एक ऐसे ऐसे नदी देखेंगे, आप नदी देखेंगे और यह जो नदी है, यह जो नदी है, यह नदी है सिंधु नदी। यह जो नदी है वह है सिंधु नदी। और सिंधु नदी कहां से निकल रही है दोस्तों, जैसा कि आप देखेंगे, आप जब इंडियन ज्योग्राफी आप देखेंगे तो आप देखेंगे ट्रांस हिमालय के कैलाश श्रेणी से मानसरोवर झील के आसपास से यह क्या है, सिंधु नदी निकल रही है। और सिंधु नदी निकल रही है तो उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसकी जो सहायक नदियां हैं, तो जो सिंधु घाटी, जो सिंधु नदी निकल रही है और उसकी जो सहायक नदियां हैं, और यह सिंधु जो नदी है वो अरब सागर में गिर रही है। कहां गिर रही है, अरब सागर में गिर रही है। तो कहीं ना कहीं जो सिंधु नदी है उसकी सहायक नदियों के आसपास यह क्या है, सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता पनपी है। यानी नदियों के किनारे ही क्या होता है, सभ्यताओं का विकास होता है। नदियों के किनारे ही प्राचीनतम जो सभ्यताओं का विकास हुआ है वो कहां हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है। चाहे मिस्र की सभ्यता हो, नील नदी की घाटी उसका विकास हो रहा है ना। तो सिंधु सभ्यता का विकास क्या है, सिंधु की सहायक नदियों के किनारे क्या है, सिंधु सभ्यता का विकास हो रहा है। इसलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, यानी इसका जो विकास है वो कहां हो रहा है, सिंधु की घाटी में हो रहा है। तो इसी सिंधु नदी के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्या रखा गया, सिंधु, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। और यह नाम दोस्तों जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया है। यह जो नाम है यह जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया नाम है। और दोस्तों जैसे ही 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज कर ली थी तो 1924 में लंदन में एक न्यूज छपी थी और उस न्यूज में घोषणा की गई थी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो स्थलों की खुदाई की है, यानी खुदाई की गई है और कुछ सभ्यताओं के अवशेष यहाँ पर मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विश्व के उसमें हमारी जो सभ्यता है वह क्या है, एक तरीके से आ गई थी। तो 1924 में क्या है, जॉन मार्शल ने घोषणा करी थी। तो इसी घोषणा के आधार पर जॉन मार्शल ने क्या है, जब सिंधु घाटी में यह सभ्यता विकसित हो रही है तो उन्हीं के नाम पर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के नाम, सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। जैसे हम देख लेंगे, एक तो हमारा नाम सिंधु सभ्यता तो है ही, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता। दूसरा हम देख लेंगे इस सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसको हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसको
सिंधु सिंधु सरस्वती सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। फिर हम देख लेते हैं इसको दोस्तों कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। दोस्तों इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यताओं को इतने नामों से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने जो पहला था सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी में कहीं ना कहीं सिंधु नदी की जो सहायक नदियां वहां इसका क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। नगरीय क्रांति आप देख लेते हैं दोस्तों कि जो सिंधु सभ्यता है वह किस लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए सिंधु सभ्यता जानी जाती है। यानी उसकी जो नगर व्यवस्था है बहुत ही गजब क्लास की है, बहुत ही क्या है, गजब क्लास की है। तो सब जब सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की व्यवस्था बहुत बेहतरीन टॉप क्लास की वहां पर देखने को मिल जाती है, तो उसी के नाम पर क्या कहा जाता है, इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जा रहा है। फिर हम देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थल की खोज की गई। सबसे पहले क्या की गई, हड़प्पा स्थल की खोज की गई, और हड़प्पा स्थल की जब खोज की गई तो हड़प्पा के नाम पर ही इसको क्या कह दिया गया कि भैया यह हड़प्पा सभ्यता है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। फिर हम देख लेते हैं कि इसको सिंधु और सरस्वती नदियों की सभ्यता भी कहा जाता है। यानी आप देखेंगे कि सिंधु और सरस्वती नदियों, यानी हम देखेंगे कि सिंधु के बाद 80% जो स्थान है वो सरस्वती नदी के किनारे सिंधु सभ्यता हमें देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, सरस्वती नदी जो अब क्या है, विलुप्त हो गई है। फिर हम कांस्य युगीन सभ्यता के बारे में भी देख लेते हैं, यानी सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने क्या है, कांसा बनाना सीख लिया था। क्या बनाना सीख लिया था, कांसा बनाना सीख लिया था, और कांसे का उस समय वह बेहतरीन उपयोग करना जानते थे। तो कहीं ना कहीं यह जो सभ्यता थी वो क्या थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कांसे का यह बेहतरीन उपयोग बनाना सब यह सब प्रकार से जान रहे थे। फिर हम देख लेते हैं आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। दोस्तों हमें इसका लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, जो सिंधु सभ्यता है इसका हमें लिखित साक्ष्य भी प्राप्त है, और इसके पुरातात्विक साक्ष्य भी हमें क्या है, प्राप्त है। लेकिन दोस्तों अब तक हम साहित्यिक जो साक्ष्य थे, इसकी जो लिपि थी, इसकी जो भाषा थी, हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, हम उसको आज तक समझ नहीं पाए। केवल एक अनुमान, एक लॉजिक से लगाया है कि कहीं ना कहीं यह व्यवस्था कुछ ऐसी रही होगी, सामाजिक जीवन ऐसा रहा होगा, धार्मिक जीवन ऐसा रहा होगा। लेकिन अभी तक यह क्या है, एक अनुमान है, क्योंकि अभी तक इसकी जो लिपि है, इसका जो साहित्य है वो क्या है, अभी तक हमारे नजरों से अनभिज्ञ, क्योंकि हम उस लिपि को पढ़ ही नहीं पाए। जब तक हम कोई चीज पढ़ नहीं लेते तब तक हम उसको समझ नहीं सकते, तो केवल एक अनुमान है। तो जब हम किसी चीज साहित्य भी हमारे पास उपलब्ध है और वह साहित्य को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे साहित्य को यानी ऐसी सभ्यता को क्या बोलेंगे, फिर हम आद्य ऐतिहासिक यानी साहित्य तो है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को क्या है, रखा जाता है। क्या है, रखा जाता है। तो सिंधु सभ्यता के इतने नामों हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता को इतने नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों हमने क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग भी पढ़ लिया। हमने ये भी देखा कि भारतीय पुरातत्व का जो जन्मदाता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। फिर हमने खोज के बारे में देखा कि जो सिंधु सभ्यता की खोज है, सबसे पहले जो जानकारी 1826 में चार्ल्स मेनन दे रहे हैं, फिर 1853 में कनिंघम इसका वो कर रहे हैं इसका दौरा कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी महत्व को क्या है, स्वीकार नहीं करते। 1856 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन क्या है, लाहौर से कराची जाने के लिए जो रेलवे ट्रैक का जो निर्माण हो रहा है, कहीं ना कहीं एक टीले से जो कुछ ईंटें निकल रही हैं और उस टीले से ईंटों का प्रयोग कर रहे हैं रेलवे ट्रैक के निर्माण में। फिर इसके बाद
अलेक्जेंडर कनकम साहब फिर दोबारा आते हैं, इसका निरीक्षण करते हो, कहीं ना कहीं इन्हें एक मृदभांड और कुछ क्या है मोहरें मिलती हैं। उन मोहरों पर क्या है, वृषभ की आकृति, बैल की आकृति है, लेकिन इन मोहरों को वो जो अलेक्जेंडर कनकम साहब बता देते हैं कि यह जो मोहर है वो विदेशी मोहर है, यानी विदेशी मुद्राएं हैं। तो वो क्या है, फिर भी इसके महत्व को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आप देखेंगे 1904 में जो नेक्स्ट वायसराय आते हो वो आते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन साहब, और उन्होंने शासन काल में ही एक अधिनियम पारित हो रहा है। वह अधिनियम का नाम है प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम। और जैसे ही यह अधिनियम पारित होता है तो कहीं ना कहीं भारतीय पुरातत्व विभाग को एक क्या है, एक अलग पृथक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, और इसके जो निदेशक हैं जॉन मार्शल बनाए जाते हैं। और जैसे ही जॉन मार्शल इसके निदेशक बनाए जाते हैं तो इन्हीं के निर्देशन में क्या है, सिंधु सभ्यता की क्या है खोज हो रही है। और 1921 में एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम दयाराम साहनी है, और वह कहीं ना कहीं हड़प्पा नामक स्थल की खोज करते हैं, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता। 1922 में एक व्यक्ति आते हैं राखालदास बनर्जी, और वो क्या करते हैं, मोहनजोदड़ो नामक एक स्थल की खोज करते हैं, इसलिए वो सब उसको क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो के खोज करता है ना दयाराम राखालदास बनर्जी को। तो दोस्तों हमने ये भी देख लिया, फिर हमने नामकरण देख लिया सिंधु सभ्यता के, इतने नाम है, इन नामों से सिंधु सभ्यता को जाना जाता है। दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टॉपिक है हमारा नगरीकरण, यानी जो सिंधु सभ्यता है वो अपने नगरीकरण के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है, नगरीकरण के लिए जानी जाती है। चलिए दोस्तों पहले हम अब इसका थोड़ा विस्तार देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता का क्या है, थोड़ा विस्तार देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था। हम देख लेते हैं कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, अगर हम इसके विस्तार की बात करें, सिंधु घाटी के सभ्यता के विस्तार की बात करें तो हम देखेंगे यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। सिंधु सभ्यता का विस्तार कितना था, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इसका जो उत्तर से जो दक्षिण विस्तार था वह दोस्तों 1400 किलोमीटर था। कितना था, 1400 किलोमीटर। और कहीं ना कहीं जो पश्चिम से जो पूर्वी विस्तार था, यानी पश्चिम से जो पूर्वी विस्तार था वह कितना था दोस्तों, वह 1600 किलोमीटर था, वह 1600 किलोमीटर था। तो हमने यह भी देख लिया कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो विस्तार था वो 1400 किलोमीटर था, और पश्चिम से जो पूरब का जो विस्तार था वह लगभग कितना था, 1600 किलोमीटर इसका क्या था, विस्तार था। तो सिंधु घाटी की सभ्यता दोस्तों बहुत क्षेत्रफल में फैली थी। अगर हम आज की वर्तमान की स्थिति देखें तो आज के लगभग 20 लाख से वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इसका क्षेत्रफल मतलब देखा जा चुका है, यानी कहीं ना कहीं इस सभ्यता के क्या है फैलने होने के मतलब जो साक्ष्य मिले हैं। फिर हम देख लेते हैं दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी जो पुरा स्थल था, सबसे पश्चिमी स्थल वह था सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर। और यह जो सुत कांगेडोर है यह दास्क नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, दास्क नदी के किनारे है, यानी बलूचिस्तान प्रांत में है। कौन सा, सुत कांगेडोर और दास्क नदी के किनारे। फिर वहीं हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है वो कहां है, पूर्वी स्थल देख लेते हैं। तो पूर्वी स्थल की बात करें तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले, आलमगीरपुर एक जगह है, और यह जो आलमगीरपुर है यह हिंडन
हिंडन नदी के किनारे हैं। यानी सिंधु सभ्यता का जो सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, यानी इस स्थल के बाद सिंधु सभ्यता घाटी का क्या है, विस्तार हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी स्थल है, यानी सबसे पूर्व का जो स्थल है जहां तक इस सभ्यता का विस्तार था, वह उत्तर पश्चिमी यानी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में यानी मेरठ जिले में आप बात करेंगे तो मेरठ जिले में भी कहां, आलमगीरपुर एक जगह है और वह हिंडन नदी के किनारे बसा है। और तो जो आलमगीरपुर है वहां तक क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता फैली, यानी पूरब की ओर तक इसका विस्तार है। फिर हम देख लेते हैं कि उत्तर में आप देखेंगे मांडा, मांडा और यह क्या है, जम्मू कश्मीर, यह जम्मू कश्मीर में है। और यह चिनाव नदी, चिनाव नदी के तट पर है। यानी जो मांडा है जम्मू कश्मीर में, यह चिनाव नदी के तट पर है और यह सबसे उत्तरी स्थल है। यानी जो सिंधु सभ्यता का सबसे, अगर हम नॉर्थ वाला अगर हम प्लेस देखें, यानी नॉर्थ वाला स्थल देखें तो वह मांडा है और यह जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में आता है। जम्मू कश्मीर में भी हम देखेंगे यह चिनाव नदी के किनारे है। फिर हम देखेंगे कि जो सिंधु सभ्यता का दक्षिणी जो स्थल है वो दायमाबाद, दायमाबाद, और जो दायमाबाद है वह महाराष्ट्र में आता है। कहां आता है दोस्तों, किस प्रांत में आता है, तो यह महाराष्ट्र में आता है। और जो दायमाबाद है यह प्रवरा नदी के किनारे है। कौन सी नदी है दोस्तों, प्रवरा नदी है, जो गोदावरी की सहायक नदी है। तो यह प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, यानी यह दक्षिणी स्थल, दक्षिणी स्थल, तो यह सबसे दक्षिणी स्थल है। तो दोस्तों हमने यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भी देख लिया कि यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर से अगर हम दक्षिण विस्तार देखें तो आप पाएंगे 1400 किलोमीटर है। वहीं अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता का पूरब से पश्चिम में विस्तार देखेंगे तो लगभग कितना है, 1600 वर्ग किलोमीटर है। फिर हम देखेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो उत्तरी स्थल है वो कौन सा है दोस्तों, मांडा है, जो जम्मू कश्मीर में आता है। किस नदी के किनारे है, सर यह चिनाव नदी के किनारे है। फिर हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे जो दक्षिणी स्थल है, सबसे जो दक्षिणी स्थल है वह महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कौन सा है, दायमाबाद एक जगह है जो प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। यह सबसे दक्षिणी स्थल है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का। फिर दोस्तों हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पश्चिमी स्थल है, जो सबसे पश्चिमी स्थल है वह है सुतकांगेडोर और यह बलूचिस्तान में आता है और यह दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, दास्क नदी के किनारे स्थित है। चलिए दोस्तों अब आप मेरे साथ बोलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थल है वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आलमगीरपुर एक नाम की एक जगह है और वह जगह हिंडन नदी के किनारे क्या है, स्थित है। तो दोस्तों अब हमने क्या है, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का भी क्या है, विस्तार पढ़ लिया है कि इसका उत्तरी और दक्षिण विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिमी विस्तार कितना है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें कि जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वह भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या है, फैली थी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में भी फैली थी। यानी भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार हमें देखने को मिल रहा है। और उपमहाद्वीप में भी कौन कौन से देश हैं दोस्तों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत, यह उपमहाद्वीप में हमें देखने को मिल जाएंगे। फिर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था, सिंधु घाटी सभ्यता का अगर दोस्तों हम आकार की बात करें तो यह जो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका आकार त्रिभुजाकार था। उसका जो आकार था वह दोस्तों त्रिभुजाकार था। यानी सिंधु घाटी की सभ्यता का जो आकार था कुछ इस प्रकार से था। यानी इसकी जो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो लगभग कितनी थी, 1400 किलोमीटर। फिर वहीं इसकी जो पश्चिम से जो पूरब की लंबाई थी वो कितनी थी, 1600 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं इसकी जो शेप थी वो कैसी थी, ट्राइंगल थी, यानी त्रिभुजाकार में सिंधु घाटी सभ्यता का हमें क्या है, यहाँ पर विस्तार देखने को मिल रहा है। फिर हम दोस्तों देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलीय सीमा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो जलीय सीमा की बात करें तो लगभग 1300
वर्ग किलोमीटर में इसकी क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जलीय सीमा देखने को मिल जाएगी। क्योंकि आपको पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉप क्लास का यहाँ पर बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह। तो कहीं ना कहीं जो बंदरगाह होते कहाँ होते हैं, समुद्र किनारे होते हैं, है ना, जहाँ वाटर होगा बहुत, तो वहां कहाँ होगा, बंदरगाह होगा। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो जलीय सीमा है, और जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 1300 किलोमीटर है। आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है, सबसे बड़ा नगर स्थल कौन सा है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो है। और वहीं दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, हड़प्पा, हड़प्पा। और दोस्तों इन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ही पिघट नाम के एक व्यक्ति हैं, पिघट नाम के एक व्यक्ति हैं, इन्होंने ही विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानी, जुड़वा राजधानी मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को कहा है, हड़प्पा को कहा है। यानी आप देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है, सबसे बड़ी जगह है मोहनजोदड़ो है, दूसरा सबसे बड़ा जो स्थल है वह है हड़प्पा। और दोस्तों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को ही एक पिघट नाम के एक व्यक्ति हैं, वह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को एक विस्तृत साम्राज्य की क्या है, जुड़वा राजधानी यहाँ पर क्या है बता रहे हैं। तो दोस्तों हमने क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की मोटी मोटी जानकारी यहाँ पर हमने क्या है पूरी डिस्कस कर ली है। अब दोस्तों हम सिंधु घाटी सभ्यता का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता की और डिस्कस वहां पर देखेंगे और सारा डिटेल वहां पर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपको इन सब चीजों का क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आपको क्या है वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज आप क्या करेंगे दोस्तों, उस सब्सक्राइब करेंगे और उसको क्या है शेयर करेंगे, जिससे आपको क्या है, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो भी आपको क्या है जल्दी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत दोस्तों।